All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the complete scenario of Johnny's business. Finally, हमने लास्ट क्लास में जानी को उसके बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बना के दे दी फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स से, जहां हमारे पास पूरे रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं थे, उससे भी हमने इनकम स्टेटमेंट बना के दी। तो समरी क्या थी टोटल, कि तीन इंफॉर्मेशन चाहिए होती है: ओपनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, क्लोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये तीन इंफॉर्मेशन मिल जाएं जो तो 6 स्टेप्स के थ्रू हम इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। आज हम वैसा ही सवाल जैसा हमने लास्ट क्लास में अटैम्प्ट किया था, जानी का जो केस चल रहा था, लेकिन काफी डिटेल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ हम अटैम्प्ट करते हैं। देखते हैं कि जब इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हो जाए, ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो और डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन हो, तो फिर उसे कैसे एडजस्ट करना है, उसे कैसे यूज करना है। तो आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके वर्कबुक, योर वर्कबुक पेज नंबर 175, आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 75 पे ये क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद है। ये अटैम्प्ट करते हैं, देखते हैं कि इस सवाल में हमें क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उस इंफॉर्मेशन को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे और फिर यूज कैसे करेंगे, जो रिक्वायरमेंट एग्जामिनर की तरफ से है वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिएगा। मिस्टर ए डज नॉट कीप फुल रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो अब आप देखो, खुद बता रहा है सवाल के स्टार्ट में कि मिस्टर ए पूरे रिकॉर्ड्स नहीं रखते, मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 1 जनवरी 2020, नोट कीजिएगा, 1 जनवरी 2020 का मतलब है कि एग्जामिनर आपको ओपनिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ओपनिंग। और 31 दिसंबर 2020 का मतलब है एग्जामिनर आपको क्लोजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब आप नोट करो, आपके पास 1 जनवरी ओपनिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपके पास 31 दिसंबर क्लोजिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, एक काम ये करते हैं, आप लोग मुझे साथ साथ बताते जाइएगा लैंड एंड बिल्डिंग की नेचर क्या है। जल्दी से, सिंपल सिंपल, जल्दी जल्दी बताना है। लैंड एंड बिल्डिंग की नेचर क्या है? सर, लैंड एंड बिल्डिंग की नेचर है एसेट। तो ये चेक कीजिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग की नेचर है एसेट। इज दिस राइट? एसेट, ठीक हो गया। इसके बाद मोटर व्हीकल, व्हाट डू यू गाइस थिंक, मोटर व्हीकल की नेचर क्या है? सर, वंस अगेन मोटर व्हीकल की नेचर भी एसेट है, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी, तो सर प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल, तो सर ट्रेड रिसीवेबल भी एसेट है। उसके बाद ट्रेड पेएबल्स, तो सर ट्रेड पेबल्स वी ऑल नो इट्स अ लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल इज अ लाइबिलिटी। इसके बाद कमीशन अक्रूड। अच्छा, अब ये बताओ, ये कमीशन अक्रूड एसेट है या लाइबिलिटी है? ये कमीशन अक्रूड एसेट है या लाइबिलिटी है? हाँ जी, कैसे बता, कैसे क्या क्या कैसे क्या कमीशन अक्रूड
अच्छा, एसेट क्यों है ये? वाई एसेट? you guys are saying it is an asset. Why asset? And Iman is saying, sir, liability. Why it's a liability? Iman, why it is a liability? Iman is saying, I think. Iman, I think nahi, koi accrued expense. Iman is saying it is an accrued expense. Samil and Abdullah, why it is asset? ये एसेट क्यों है गाइस? आप लोगों ने कहा एसेट. व्हाई डू यू गाइस कंसिडर्ड इज इट एज एन एसेट? कोई तो रीजन होगा. व्हाई इज दैट सो? क्या बात है अब्दुल्ला, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. वेरी गुड. फोकस कीजिएगा ईमान, अटेंशन दीजिएगा. ईमान, आपने पॉइंट सही आइडेंटिफाई किया कि सर ये अक्रूड एक्सपेंस. लेकिन आप नोट करो नीचे रिसीट एंड पेमेंट की डेबिट साइड पे लिखा हुआ है कमीशन. आप अगर रिसीट एंड पेमेंट को गौर से देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा है कमीशन. इसका मतलब तो यह है कि कमीशन की वजह से पैसे आ रहे हैं. ईमान, इसका मतलब तो ये हुआ कमीशन की वजह से पैसे आ रहे हैं. तो कमीशन तो इनकम हो गई. और इनकम अक्रूड है. हाँ, इनकम अक्रूड है. तो बच्चों, रयान फोकस कीजिएगा, आमना अटेंशन दीजिएगा बेटे बच्चों. जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में, किसी ऐसी पोजीशन में आ जाओ ना, कि जैसे लिखा हुआ है कमीशन अक्रूड, वेजेस प्रीपेड, या लिखा हो वेजेस अक्रूड, या लिखा हुआ हो रेंट अक्रूड या रेंट प्रीपेड, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा. आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी ये अक्रूड प्रीपेड की बात कर रहे हैं, चाहे वो रेंट हो, कमीशन हो, वो है क्या? वो है क्या? वो इनकम है या एक्सपेंस है? आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है. यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज कमीशन बेसिकली, एन इनकम और एक्सपेंस. क्योंकि देखो, कमीशन अगर हमें मिल रहा है तो इनकम, और अगर हम पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस. ठीक है ना? तो कमीशन इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है. और कमीशन इनकम में अक्रूड भी हो सकता है और कमीशन एक्सपेंस में भी अक्रूड हो सकता है. तो समील और अब्दुल्ला ने जब कहा एसेट, तो कमीशन अक्रूड उसी सूरत में एसेट होगा जब ये इनकम होगा. और ईमान ने कहा सर लाइबिलिटी, आई थिंक तो ये उसी सूरत में लाइबिलिटी होता अगर ये कमीशन एक्सपेंस होता. सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर नाउ. दिस हैज टू बी वेरी क्लियर नाउ. तो सर कमीशन इस सूरत में इनकम है और इनकम अक्रूड है. कमीशन इस केस में, इस सवाल में हमारे पास इनकम है और इनकम अक्रूड है. तो इनकम अक्रूड का मतलब है एसेट. इनकम अक्रूड का मतलब है एसेट. ठीक है. इसके बाद वेजेस प्रीपेड. चलो अब आप मुझे बताएं जरा, वेजेस प्रीपेड क्या होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? व्हाट डू यू गाइस थिंक वेजेस प्रीपेड? अच्छा, पहले तो ये बताओ वेजेस क्या है. पहले तो ये बताओ वेजेस क्या है इस सवाल में. वेजेस क्या है इस सवाल में? हाँ, वेरी गुड. वेजेस एक्सपेंस है. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. वेजेस एक्सपेंस है. और अगर एक्सपेंस ज्यादा पे कर दिया हो प्रीपेड, तो एसेट. एक्सपेंस अगर ज्यादा पे कर दिया हो तो एसेट. ये देखो जरा, ये एसेट हो गया. ठीक है. अच्छा, फिर रेंट प्रीपेड है. रेंट प्रीपेड, बताओ इस सवाल में रेंट क्या है? इस सवाल में रेंट क्या है? रेंट, व्हाट इज रेंट इन दिस क्वेश्चन? रेंट इस सवाल में क्या है? हाँ, एक्सपेंस. वेरी गुड सर, रेंट एक्सपेंस है. बिल्कुल ठीक, रेंट एक्सपेंस है. ठीक है. रेंट प्रीपेड एसेट. अच्छा, अब आप चेक करना, रेंट प्रीपेड भी लिखा हुआ है और रेंट अक्रूड भी लिखा हुआ है. ठीक है. रेंट प्रीपेड भी लिखा हुआ है और रेंट अक्रूड भी लिखा हुआ है. तो नोट करना, साल के शुरू में प्रीपेड है
और साल के आखिर में अक्रूड है। तो मजे की बात बताऊं, ये रेंट प्रीपेड एसेट हुआ और रेंट अक्रूड लाइबिलिटी हुआ। प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड एक्सपेंस, साल के शुरू में प्रीपेड है और साल के आखिर में अक्रूड है। फिर हमारे पास है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एसेट है हमारा। उसके बाद कैश, कैश एसेट है। उसके बाद बैंक। अच्छा, अब हम सबको इस बारे में पता है, हम सब इतना पढ़ चुके हैं बैंक की, इस इस बैंक के इस पार्ट को हम इतना डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक कैन बी एन एसेट और इवन एन ओवरड्राफ्ट। राइट, राइटली सेड, बैंक कैन बी एन एसेट, कैन बी एन ओवरड्राफ्ट। तो आप नोट करो, साल के शुरू में बैंक के साथ क्रेडिट लिखा हुआ है, दैट मींस इट्स अ लाइबिलिटी। और साल के आखिर में बैंक के साथ डेबिट लिखा हुआ है, दैट मींस इट इज एन एसेट। ये लीजिए, ये चेक कर लें। साल के शुरू में ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट, लाइबिलिटी। साल के आखिर में एसेट है, डेबिट। और फिर हमें लोन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। लोन वी ऑल नो इट्स अ लाइबिलिटी। और मुझे एक चीज नजर आ रही है कि साल के शुरू में 20,000 का लोन था। हाँ रैयान, बैंक का जो है वो साल के शुरू में ओवरड्राफ्ट, बिल्कुल ओपनिंग ओवरड्राफ्ट, क्लोजिंग बैंक हमारा करंट अकाउंट पॉजिटिव बैलेंस। लोन को अगर आप गौर से देखो तो साल के शुरू में लोन है 20,000 और साल के आखिर में ये हो गया 50,000। तो ये लोन बढ़ कैसे गया? ये लोन 30,000 से बढ़ कैसे गया? इसका एक ही मतलब है, एक ही मतलब है इसका, कि साल के दौरान मिस्टर ए ने और लोन रिसीव किया है 30,000 का। और वो है ना, मुझे रिसीट एंड पेमेंट में देखना पड़ेगा और नजर भी आएगा। मुझे ये बताओ, क्या मिस्टर ए ने हमें ओपनिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज प्रोवाइड किए हैं? क्या मिस्टर ए ने हमें ओपनिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज प्रोवाइड किए हैं? इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये चेक करना, पहली इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग पहली इंफॉर्मेशन, तो ये चेक करना इन्फो वन। और क्या मिस्टर ए ने हमें क्लोजिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज प्रोवाइड किए हैं? तो सर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सेकंड इंफॉर्मेशन, यस सर, इन्फो टू। ठीक हो गया। और क्या एक मिस्टर ए ने हमें कैश एंड बैंक डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? सर ये रहा हमारे सामने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन्फो थ्री। ये देख लो जरा सर, ये है इन्फो थ्री, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब एक काम ये करते हैं, एक काम ये करते हैं कि हम है ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को, जो कैश और बैंक का अकाउंट है, उसको डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं। डिटेल में पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि क्या डिटेल्स क्या है रिसीट एंड पेमेंट में, मतलब कैश और बैंक के अंदर हुआ क्या पूरे साल। आप ये चेक करना, एग्जामिनर हमें पहले ही बता चुका था कि साल के शुरू में 600 कैश पड़ा था। ये देखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश 600, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश 600। 600 का कैश साल के शुरू में मौजूद है, ठीक है। कैश में सेल्स हुई हैं 25,500, कैश में सेल्स हुई हैं 25,500। और कैश से रेंट पे किया है 8,000। और कैश से ड्राइंग्स भी की हैं 6,500। चेक कीजिएगा, तो कैश बच रहा है, ये देखो, ये देखो 11,600 कैश का क्लोजिंग।
तो आप ये चेक करो, मिस्टर ए ने हमें बता दिया कि साल के शुरू में 600 कैश था और साल के आखिर में 11,600। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ साल के दौरान, मिस्टर ए ने हमें बहुत क्लियरली बता दिया। फिर मिस्टर ए ने बताया था कि बैंक तो ओवरड्राफ्ट था साल के शुरू में। ये देखें, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक क्रेडिट साइड पर आया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक क्रेडिट साइड पर आया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर बैंक में लोन रिसीव हुआ, लोन, लोन की वजह से बैंक में पैसे आए 30,000। लोन की वजह से बैंक में पैसे आए 30,000। चेक्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। तो चेक रिसीव हुए 125,900, ये पैसे रिसीव हुए हैं 125,900। ये किससे रिसीव हुए, ट्रेड रिसीवेबल से चेक्स रिसीव हुए, अमाउंट रिसीव। और कमीशन की वजह से भी बैंक में पैसे आए 7,000। तो ये तीनों पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट में। बैंक में पैसे आ रहे हैं सेल्स की वजह से, ट्रेड रिसीवेबल्स ने पेमेंट की, और कमीशन की वजह से। बैंक से पैसे जा क्यों रहे हैं, वेजेस पे की है 9,000, और ट्रेड पेबल्स को चेक पे किए हैं 96,000, और मोटर व्हीकल खरीदी है 30,000, और ड्राइंग्स भी की है। अच्छा अब आप नोट करो, दो ड्राइंग्स हैं यहां पे मिस्टर ए की, एक कैश से और दूसरी बैंक से। उन्होंने कैश से भी पैसे निकाले हैं और बैंक से भी पैसे निकाले। एंड में बैलेंस सीडी, ये चेक करो, यही तो वो बैलेंस सीडी है जो मिस्टर ए पहले बता चुके हैं कि एंड में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। आगे और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, अब हमें और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मिस्टर ए ऑल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चेक कीजिएगा, मिस्टर है ए हमें और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स वर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 3,900 ड्यूरिंग द ईयर। कह रहे हैं मिस्टर ए ने ट्रेड रिसीवेबल्स को डिस्काउंट दिया। तो क्या, गाइस फोकस कीजिएगा, प्लीज अटेंशन दीजिएगा, क्या ये डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा? बोलो भाई, क्या ये डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा? इज दिस राइट? फोकस कीजिएगा और मुझे ये बताओ, ये डिस्काउंट किसको देते हैं हम? मिस्टर ए ने ये डिस्काउंट किसको दिया होगा, किसको, हुम? मिस्टर ए ने ये डिस्काउंट किसको अलाउ किया होगा? सर मिस्टर ए ने ये डिस्काउंट ट्रेड रिसीवेबल्स को दिया होगा। इज दिस राइट? हाँ, मिस्टर ए ने ये डिस्काउंट ट्रेड रिसीवेबल्स को दिया होगा। फिर ही रिसीव्ड 4,500 ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर्स। मुझे बताओ जल्दी से, ये किसका डिस्काउंट हुआ, ये कौन सा डिस्काउंट हुआ, कौन सा डिस्काउंट? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक रयान, बिल्कुल ठीक बेटा। सर ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। और डिस्काउंट किससे रिसीव होता है हमें, डिस्काउंट किससे रिसीव होता है हमें? सर हमें डिस्काउंट होता है पेबल से, सप्लायर से, पेबल से, बिल्कुल ठीक, ट्रेड पेबल्स। आगे देखिएगा, ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट कस्टमर्स रिटर्न सम गुड्स फॉर 1,500। अब आप जरा मुझे बताओ क्या है ये, व्हाट इज दिस? कुछ कस्टमर्स ने पैसे, सॉरी, गुड्स वापस कर दिए हमें। फ्यू कस्टमर्स रिटर्न द गुड्स टू अस, ये क्या कहलाएगा बताएं जरा? कुछ कस्टमर्स ने पैसे वापस कर दिए। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ठीक समील, बिल्कुल ठीक रैयान। सर ये कहलाएगा सेल्स
रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का ताल्लुक भी ट्रेड रिसीवेबल से है। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स अमाउंटेड टू 2200, ये हो गई परचेज रिटर्न। ठीक है, ये हो गई परचेज रिटर्न, और इसका ताल्लुक है ट्रेड पेएबल से। अब आप मुझे जरा ये बताएं, आप लोग मुझे जरा ये बताएं, क्या हमने मिस्टर ए की सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया, समझ लिया? बजाहिर बजाहिर कोई एज सच कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब ये चेक करो, मिस्टर ए आपसे क्या मांग रहे हैं। मिस्टर ए आपसे कह रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसओएफपी बना दो। मिस्टर ए कह रहे हैं आई एस इनकम स्टेटमेंट बना दो और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसओएफपी बना दो। तो सर हम सबने ये पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ लिया है ऑलरेडी कि 6 स्टेप्स, 6 स्टेप्स, 6 स्टेप्स में ये काम हो जाएगा। मैं आपके सामने मिस्टर ए के की जो एक्सरसाइज है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो भी एक्टिविटी है मिस्टर ए की, नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा, फोकस रखिएगा। मैं आपके सामने ये एक्सरसाइज यहां पर अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। फोकस रखिएगा गाइस, एवरीवन राइट नाउ फोकस ओवर हेयर, अटेंशन दीजिएगा। मैं आपके सामने, दिस इज पेज नंबर 175, पेज नंबर 175, क्वेश्चन 5, मिस्टर ए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, मिस्टर ए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, स्टेप 1, स्टेप 1। फोकस रखिएगा, गौर से देखिएगा। हम सबसे पहले यहां पर स्टेप 1 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक चेंज कर रहा हूं। ऑलराइट, यहां पर ऑलराइट। तो सर स्टेप नंबर 1, मैं स्टेप नंबर 1 लिखूंगा भी कि हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं, ताकि आपको रिकैप हो जाए, रिकॉल हो जाए। स्टेप नंबर 1, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो सर हम स्टेप नंबर 1 में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे ताकि ओपनिंग कैपिटल निकाल सकें। आई रिपीट, स्टेप नंबर 1 में हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे ताकि हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकें। चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सबसे पहले एसेट्स। तो सर सबसे पहले हम इधर सारे एसेट्स को लिस्ट करेंगे। टॉप टू बॉटम सबसे पहला एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, और ओपनिंग की बात हो रही है। गाइस फोकस कीजिएगा यहां पे, अब्दुल्ला, आमना, ईमान, रयान, समील, फोकस कीजिएगा। हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, तो हम सारी ओपनिंग वैल्यूज कंसिडर करेंगे। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 100,000, लैंड एंड बिल्डिंग 100,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद मोटर व्हीकल 40,000, 40,000 मोटर
व्हीकल्स। मोटर व्हीकल के बाद है प्लांट एंड मशीनरी 90,000। 90,000 प्लांट एंड मशीनरी। सर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 12,000। ट्रेड रिसीवेबल 12,000। उसके बाद कमीशन अक्रूड। पहले सारे एसेट्स की बात हो रही है। कमीशन अक्रूड 1,500। 1,500 कमीशन अक्रूड। उसके बाद वेजेस प्रीपेड 2,000। वेजेस प्रीपेड 2,000। साल के शुरू में वेजेस ज्यादा पे की हुई थी हमने। उसके बाद रेंट प्रीपेड भी 2,000 है साल के स्टार्ट में। साल के शुरू में रेंट भी प्रीपेड है। रेंट प्रीपेड 2,000। उसके बाद अच्छा, रेंट अक्रूड साल के शुरू में नहीं है। आप देखो साल के शुरू में रेंट अक्रूड नहीं है। डैश। इन्वेंट्री हमें अवेलेबल है साल के शुरू में 19,500 एसेट। 19,500 इन्वेंट्री एसेट। उसके बाद कैश 600। कैश 600। और बैंक साल के शुरू में लाइबिलिटी है। बैंक साल के शुरू में लाइबिलिटी है। तो अब आप ये चेक करो, ये सारे एसेट्स हमने लिस्ट कर दिए। आइए जरा हम एसेट्स को टोटल करें। एसेट्स को टोटल करें। आप लोग भी अपने पास टोटल कीजिएगा, मुझे वैल्यू कंफर्म कीजिएगा प्लीज। वैल्यू कंफर्म कीजिएगा। 100,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 12,000 प्लस 1,500 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 19,500 प्लस 600। सर 267,000। चेक कीजिएगा। 267,600। हाँ क्या बात है। इट सीम्स टू बी कि अब्दुल्ला आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, या मतलब प्रैक्टिस की है। अटेम्प्ट करने की कोशिश की आपने। इट सीम्स टू बी, ऐसा लग रहा है। चलो आगे चलते हैं। एसेट्स के बाद लाइबिलिटीज। एसेट्स के बाद लाइबिलिटीज चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर लाइबिलिटीज में सबसे पहली लाइबिलिटी हमारे पास ट्रेड पेएबल 9,000। ट्रेड पेएबल चेक कीजिएगा। ट्रेड पेएबल 9,000। ठीक है, फाइन। उसके बाद फिर हमारे पास, ये तो ओपनिंग में नहीं है, बैंक है ओवरड्राफ्ट 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। और फिर लोन है 20,000। लोन 20,000। तो नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। सर हमारे पास तीनों लाइबिलिटीज को ऐड करेंगे, 9 प्लस 15 प्लस 20, 44,000। 44,000 माइनस करेंगे 267,600 से। तो सर 223,600 ये चेक कीजिएगा, ये मिला हमें ओपनिंग कैपिटल। ये लीजिएगा इस, ये हमें मिल गया ओपनिंग कैपिटल।
तो here we are with opening capital of 223,600. क्या हमने स्टेप नंबर 1 डन कर दिया? स्टेप नंबर 1, यस सर, स्टेप नंबर 1 डन। आइए जरा स्टेप नंबर 2 को रिकैप करते हैं। तो सर स्टेप नंबर 2 में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। स्टेप नंबर 2 में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सर वो तो ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें रिसीट एंड पेमेंट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा, दिस इज स्टेप नंबर 2। ये स्टेप 2 हुआ हुआ है। स्टेप 2 हमें ऑलरेडी एग्जामिनर ने बना के दिया है, हमें स्टेप 2 को बनाने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। डन। अब स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं, फोकस कीजिएगा। अब हम जा रहे हैं स्टेप नंबर 3। ये चेक कीजिएगा, स्टेप 3। तो जरा मैं आप लोगों को स्टेप 3 रीकैप कर दूं, रिकॉल कर दूं। सर स्टेप 3 में हम बनाएंगे प्रिपेयर SLCA एंड PLC। सर अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, SLCA और PLCA। ये चेक कीजिएगा, मैं यहां आपके सामने SLCA बनाऊंगा, गौर से देखिएगा, मैं यहां आपके सामने SLCA बनाऊंगा और यहां आपके सामने मैं PLCA बनाऊंगा। ये लीजिए। तो ऊपर SLCA बनाऊंगा और नीचे PLCA बनाऊंगा, तो हमारे सामने ये SLCA और PLCA के अकाउंट रेडी होंगे। SLCA के अकाउंट से हम क्रेडिट सेल्स ढूंढेंगे और PLCA के अकाउंट से हम क्रेडिट परचेजेस ढूंढेंगे। आई रिपीट, दोबारा रिपीट कर दूं, SLCA के अकाउंट से हम क्रेडिट सेल्स ढूंढेंगे और PLCA के अकाउंट से हम क्रेडिट परचेजेस ढूंढेंगे। चेक कीजिएगा, SLCA जो अकाउंट होता है ट्रेड रिसीवेबल्स का, और सर यहां हम बनाएंगे PLCA जो अकाउंट होता है ट्रेड पेएबल्स का। अब ट्रेड रिसीवेबल्स, पहले SLCA पे काम करते हैं, पहले SLCA पे काम करते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स की सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो मुझे अवेलेबल है, नोट कीजिएगा सर, वो है ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग। साल के शुरू में 12,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, साल के शुरू में 12,000, बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये लीजिए सर, और क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ट्रेड रिसीवेबल्स की? साल के एंड के भी ट्रेड रिसीवेबल्स अवेलेबल हैं, 20,000। साल के एंड में 20,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, साल के आखिर में 20,000, 20,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। चेक कीजिएगा, बैलेंस कैरीड डाउन 20,000। ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद सर ट्रेड रिसीवेबल्स की और क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? तो रिसीट एंड पेमेंट में चेक्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स अवेलेबल है 125,900 चेक्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। बैंक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। बैंक डेबिट, पैसे आ रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट 125,900, 125,900। यहां मैं, अच्छा मैं इधर रिसीट एंड पेमेंट लिखूं, बैंक लिखूं, चेक रिसीव लिखूं, सब एक्सेप्टेबल।
सर इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स की और क्या इंफॉर्मेशन, कोई और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? इन तीन इंफॉर्मेशन के अलावा, ये ओपनिंग, क्लोजिंग और चेक्स के अलावा क्या ट्रेड रिसीवेबल्स की कोई और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? यस सर, बिल्कुल अवेलेबल है। सर एक हमने ट्रेड रिसीवेबल्स को डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड, और एक सेल्स रिटर्न हुई है ट्रेड रिसीवेबल्स से। तो ये देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स को कितना डिस्काउंट दिया है? 3900। कितना डिस्काउंट दिया है? 3900 डिस्काउंट अलाउड। और उसके बाद ये चेक करो, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 1500, सेल्स रिटर्न 1500, ये लीजिएगा, सेल्स रिटर्न 1500। अब आप मुझे जल्दी से ये बताएं, क्या इनके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन है ट्रेड रिसीवेबल्स की? क्या इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स की कोई इंफॉर्मेशन है? नो सर, इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स की कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। बताओ भाई, डेबिट साइड ग्रेटर है या क्रेडिट साइड ग्रेटर है? जल्दी से देख के बताओ कौन सी साइड ग्रेटर है। सर क्रेडिट साइड ग्रेटर है। क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 125,900 प्लस 3,900 प्लस 1,500 प्लस 20,000, 151,300, 151,300, 151,300 माइनस 12,000। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, 139,300 की क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी। ये लीजिए बच्चों, 139,300 की हमारे पास क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी। मुझे बताएं, इस दिस क्लियर? बताओ भाई, क्या एसएलसीए क्लियर हो गया? यस प्लीज। क्या एसएलसीए क्लियर हो गया? इसमें कोई एज सच प्रॉब्लम तो नहीं होगी? एसएलसीए आसान हो गया, और ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम एसएलसी पर, एसएलसीए पढ़ चुके हैं इससे पहले भी, राइट? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं। सर मूविंग ऑन टुवर्ड्स पीएलसीए, अब हम कहानी कर रहे हैं पीएलसीए की। हम सबको पता है कि सर पीएलसीए ट्रेड पेबल का अकाउंट है, पीएलसीए ट्रेड पेबल का अकाउंट है। साल के शुरू में ट्रेड पेबल्स हैं 9,000, ये चेक करो, ये चेक करो, साल के शुरू में ट्रेड पेबल्स हैं 9,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000। सर साल के आखिर में ट्रेड पेबल्स हैं 18,000, 18,000। साल के आखिर में ट्रेड पेबल्स अवेलेबल हैं, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन 18,000। ठीक हो गया। इसके अलावा ट्रेड पेबल्स की ये इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, चेक्स टू ट्रेड पेबल्स 96,000। चेक्स टू ट्रेड पेबल, तो बैंक से पैसे जाएंगे, बैंक क्रेडिट, ट्रेड पेबल डेबिट 96,000। तो ट्रेड पेबल डेबिट 96,000, रेफरेंस मैं इधर शो करूंगा, रिसीट एंड पेमेंट। सर इसके अलावा क्या ट्रेड पेबल्स की कोई और इंफॉर्मेशन है इसके अलावा? यस सर, बिल्कुल है। दो इंफॉर्मेशंस हैं, एक डिस्काउंट रिसीव्ड है और एक परचेज रिटर्न है। हमें पेबल से डिस्काउंट भी मिला है 4,500, 4,500
डिस्काउंट रिसीव्ड। और सर इसके अलावा हमने सप्लायर्स को गुड्स रिटर्न किए हैं, परचेज रिटर्न 2200, 2200 के हमने गुड्स भी वापस किए हैं परचेज रिटर्न। तो नाउ वी विल बी टोटलिंग द डेबिट साइड को टोटल करते हैं 96,000 प्लस 4,500 प्लस 2,200 प्लस 18,000, 120,700, 120,700 ये चेक कीजिएगा, माइनस 9,000, 111,700 क्रेडिट परचेजेस, ये लीजिए। तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या हमने मिस्टर ए की क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस ढूंढ ली? यस प्लीज। क्या हमने मिस्टर ए के बिजनेस की क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस ढूंढ ली, ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स अकाउंट बना के? राइट। स्टेप 3 डन। डन, 3 स्टेप हो गए। अब सवाल आता है कि सर स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे? नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। स्टेप नंबर 4, प्रिपेयर। अच्छा, आप लोगों को भी याद आ जाएगा, एकदम से आप लोगों को भी याद आ जाएगा, बिल्कुल रिकॉल हो जाएगा। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। राइट। वो वो इनकम या वो एक्सपेंस जिसमें एडजस्टमेंट्स हैं अक्रूड और प्रीपेड की। ऐसा ही है ना? सारे इनकम और एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनाने हमें, हमें सारे इनकम और सारे एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनाने, सिर्फ वो इनकम और एक्सपेंस अकाउंट जिनमें एडजस्टमेंट्स है अक्रूड प्रीपेड की। तो नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। हमें एक कमीशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमें एक वेजेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और हमें एक रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये 3 अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। कमीशन में एडजस्टमेंट है, वेजेस में एडजस्टमेंट है, रेंट में एडजस्टमेंट है। तो हमें ये 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे हम कमीशन का। नोट कीजिएगा, मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। वॉट आई एम डूइंग ओवर हियर, ये चेक कीजिएगा प्लीज। मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, ये चेक कीजिएगा। ऑल राइट। एंड ओवर हेयर ये 3 अकाउंट्स। अब आप देखो स्टेप नंबर 4 के ये 3 अकाउंट्स के टीज, मैंने तीनों के टीज यहां पे आपके सामने बना दिए हैं। यहां सबसे पहले सर कमीशन इनकम अकाउंट, यहां सबसे पहले कमीशन इनकम अकाउंट। और कमीशन इनकम जो है ना, वो हम बनाएंगे अप्पा बेसिस। हमें पता है, हमने ये पढ़ा है कि सर इनकम अप्पा बेसिस होती है। और इसके बाद हम यहां पे बनाएंगे वेजेस एक्सपेंस अकाउंट। और सर हम सबको पता है कि एक्सपेंस जो है वो पाप बेसिस बनता है, पाप बेसिस। ठीक है। और इसके बाद रेंट एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस जो है वो एक दफा फिर से पाप बेसिस बनेगा।
तो अब आप देखिए ये तीन एडजस्टमेंट्स हमें करनी है, तीन अकाउंट्स बनाने हैं, एडजस्टमेंट्स करनी है। सर सबसे पहले कमीशन के बारे में देखते हैं। कमीशन अक्रूड है साल के शुरू में भी और साल के आखिर में भी। गाइस फोकस कीजिएगा, समील, रैयान, ईमान, आमना, अब्दुल्ला, गाइस फोकस कीजिएगा, टेंशन दीजिएगा। साल के शुरू में कमीशन अक्रूड है 1500 और साल के आखिर में भी अक्रूड है, मतलब ब्रॉड डाउन में भी अक्रूड है और कैरी डाउन में भी अक्रूड है। तो अब ये चेक कीजिएगा, अक्रूड बीडी, अक्रूड सीडी, ये लीजिए। साल के शुरू में भी अक्रूड है, साल के आखिर में भी अक्रूड है। साल के शुरू में 1500 अक्रूड है और साल के आखिर में 2500 अक्रूड है। ये लीजिए 1500 और 2500। साल के दौरान कितना कमीशन रिसीव किया? साल के दौरान कमीशन रिसीव किया 7000। तो गौर से सुनना, बैंक में पैसा आ रहा होगा, बैंक डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। तो कमीशन इनकम को क्रेडिट करेंगे 7000 से, यहां लिखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये लीजिए, यहां लिखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। फोकस रखिएगा। तो सर ये हो गया 9500, 9500। कमीशन इनकम आ गई हमारे पास 8000। ये जाएगी इनकम स्टेटमेंट में। ये लीजिए, ये 8000 की वैल्यू जाएगी सीधी सीधी इनकम स्टेटमेंट में। साल के दौरान मिले हैं 7000 लेकिन सर्विस दी है 8000 की, इसीलिए इस साल के 1000 मिलना बाकी हैं, इस साल के 1000 मिलना बाकी हैं और पहले से 1500 मिलना बाकी थे पिछले साल के। तो पिछले साल के 1500 और इस साल के 1000 मिलाकर हो गए 2500। तो आप देखो, आपको ये बात लॉजिकली भी समझ आनी चाहिए और टी अकाउंट में भी आपको समझ आनी चाहिए। अब आपके सामने है वेजेस एक्सपेंस अकाउंट, पाप। तो वेजेस के बारे में एग्जामिनर हमें बता रहा है कि वेजेस जो है वो प्रीपेड है। ये रही प्रीपेड, साल के शुरू में भी प्रीपेड है और साल के आखिर में भी प्रीपेड है। साल के शुरू में भी प्रीपेड है और साल के आखिर में भी प्रीपेड है। चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा पाप। तो प्रीपेड पाप है, प्रीपेड ब्रॉड डाउन साल के शुरू में 2000 और फिर प्रीपेड कैरीड डाउन साल के आखिर में 1000। ये देखें जरा, साल के शुरू में 2000 और साल के आखिर में 1000। फिर सवाल आया कि सर वेजेस की और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? यस सर, बिल्कुल अवेलेबल है। वेजेस पे की हैं 9000, वेजेस पे की हैं 9000। तो बैंक क्रेडिट, वेजेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 9000, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो अब आप देखो, डेबिट साइड को टोटल करेंगे 11000, क्रेडिट साइड से एडजस्ट कराएंगे तो ये वैल्यू आ गई 10000। 10000 इनकम स्टेटमेंट। ये लीजिए, इनकम स्टेटमेंट 10000, वेजेस एक्सपेंस अकाउंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। साल के दौरान 10,000 पे करना चाहिए था साल के दौरान, लेकिन पे किया 9,000, पे किया 9,000। तो मतलब इस साल का 1,000 कम पे किया है, इस साल का 1,000 कम पे किया है।
लेकिन पिछले साल 2000 एडवांस पे किया हुआ था। 2000 एडवांस पे किया हुआ था, तो जो 1000 कम पे किया वो उस एडवांस में से कट गया, तो अभी भी 1000 हमने ज्यादा पे किया हुआ है। ये रहा कॉन्सेप्ट पूरा आपके सामने। आप देखो, पूरी लॉजिक भी आपके सामने, कॉन्सेप्ट भी, और लेजर अकाउंट। आखिरी में हमारे पास है रेंट एक्सपेंस अकाउंट। नोट कीजिएगा, रेंट एक्सपेंस साल के शुरू में है प्रीपेड, लेकिन साल के आखिर में है अक्रूड। साल के शुरू में है प्रीपेड और साल के आखिर में है अक्रूड। पाप अकाउंट है। चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, साल के शुरू में है प्रीपेड, प्रीपेड ब्रॉड डाउन 2000, और साल के आखिर में है अक्रूड, अक्रूड कैरीड डाउन 4000। ये देख लें जरा, साल के शुरू में प्रीपेड है 2000, साल के आखिर में अक्रूड है 4000। तो अब आप नोट कीजिएगा, ये हमने प्रीपेड ओपनिंग एंड अक्रूड क्लोजिंग लिख दिया। साल के दौरान कितनी वेजेस पे की? 9000। सॉरी, रेंट, रेंट साल के दौरान कितना पे किया? 8000। साल के दौरान रेंट पे किया 8000। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब आप चेक कीजिएगा, डेबिट साइड पे ही सारी वैल्यूज हैं, 2 8 10 and 4 14,000। ये नोट कीजिएगा 14,000। तो सर, ये 14,000 हमारी वैल्यू आ गई किसकी? इनकम स्टेटमेंट की। ये लीजिए, ये 14,000 पूरे साल का एक्सपेंस है जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। एंड हेयर वी आर डन विद ऑल 3 अकाउंट्स इन स्टेप नंबर 4। ये हमारा स्टेप नंबर 4 यहां पे कंप्लीट हो गया। तो सर, स्टेप नंबर 4 डन। नाउ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में नोट कीजिएगा और फोकस कीजिएगा। सर, स्टेप नंबर 5 में क्या करना होता है, गौर से देखिएगा। स्टेप नंबर 5, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर, इस पे वर्किंग करनी होती है एक्चुअली। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब है ना, डाउटफुल डेट्स के बारे में तो मिस्टर ए ने कुछ भी नहीं बताया हुआ, और वो हिडन भी नहीं है, वो ढका छुपा भी नहीं होता, हिडन भी नहीं होता। लेकिन डेप्रिसिएशन हिडन हो सकती है। रीवैल्यूएशन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ जाती है हमें, हमने पढ़ा है ये, कि रीवैल्यूएशन मेथड के थ्रू हमें डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ सकती है। तो नोट कीजिएगा, सर, 3 नॉन करंट एसेट्स हैं यहां पे। 3, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल और प्लांट एंड मशीनरी, 3 नॉन करंट एसेट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है, चेक कीजिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद है मोटर व्हीकल, और उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। तो सर, सबसे पहले ओपनिंग, सबसे पहले ओपनिंग, ओपनिंग वैल्यूज नोट कीजिएगा, 140 90, 100,000, 40,000, 90,000। सर, साल के दौरान क्या कोई एडिशन किया है? तो एक चीज खरीदी है, मोटर व्हीकल, बस एक ही चीज खरीदी है साल के दौरान, मोटर व्हीकल, और वो खरीदी गई है 30,000 की। साल के दौरान सिर्फ मोटर व्हीकल खरीदी है 30,000 की। बाकी ना लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है, ना प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, कुछ भी नहीं खरीदा।
सर फिर साल के दौरान क्या कोई डिस्पोजल किया है? नहीं सर, साल के दौरान किसी का कोई डिस्पोजल नहीं किया गया, कोई डिस्पोजल नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि इनकी वैल्यूज होनी चाहिए 100,000, 70,000 एंड 90,000, जबकि एग्जामिनर या मिस्टर ए ये बता रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग तो अभी भी 100,000 का ही है। लैंड एंड बिल्डिंग तो 1 लाख का होना चाहिए था और 1 लाख का ही है। इसका मतलब ये कि लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुई, जीरो, कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुई। मोटर व्हीकल को चेक करते हैं। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल होनी चाहिए 70,000 की, ये देखो जरा, जबकि मोटर व्हीकल की वैल्यू आ रही है 60,000। मिस्टर ए कह रहे हैं कि मोटर व्हीकल की वैल्यू है 60,000। अब आप मुझे ये बताओ, ये 10,000 कहां गए? साल के शुरू में 40,000 की व्हीकल्स थी और साल के दौरान 30,000 की व्हीकल्स और खरीदी गई। वैल्यू बननी चाहिए थी 70,000 और कुछ बेची भी नहीं है, कोई मोटर व्हीकल नहीं बेची। तो ये 10,000 कहां गए? ये 10,000 डेप्रीसिएशन है, ये 10,000 डेप्रीसिएशन। और प्लांट एंड मशीनरी साल के शुरू में 90,000 थी, ना कोई खरीदी ना कुछ बेची, तो वैल्यू बनती है 90,000। 90,000 की ही वैल्यू बनती है, नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। लेकिन मिस्टर ए तो कह रहे हैं 80,000, मिस्टर ए तो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू तो 80,000 है। तो ये 10,000 कहां गए? सर ये 10,000 भी डेप्रीशिएट हो गए। अब आप गौर से देखें, प्लीज फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। यहां हमारे पास स्टेप नंबर 5 डन हो गया। सर डेप्रिसिएशंस भी हमने निकाल ली। अब हमें लास्ट स्टेप परफॉर्म करना है, एंड दैट इज स्टेप नंबर 6। लास्ट स्टेप हमें परफॉर्म करना है, दैट इज स्टेप नंबर 6, जहां हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। मैं आपके सामने इनकम स्टेटमेंट, मैं यहां आपके सामने इनकम स्टेटमेंट स्टेप नंबर 6 काम करने जा रहा हूं। चेक कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा रेवेन्यू, देखते जाइएगा। तो रेवेन्यू में, सेल्स में दो टाइप की सेल्स है हमारे पास, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स भी हैं, कैश सेल्स है 25,500, कैश सेल्स है हमारे पास 25,500। और एसएलसीए से क्रेडिट सेल्स निकाली थी मैंने, ये रही 139,300, 139,300। चेक कीजिएगा, 139,300 प्लस 25,500, 164,800। क्या कोई सेल्स रिटर्न थी इस सवाल में? यस सर, मिस्टर ए ने बताया था कि सेल्स रिटर्न हुई हैं। कस्टमर ने हमें गुड्स वापस किए हैं, सेल्स रिटर्न 1,500, 1,500। तो चेक कीजिएगा, ये सेल्स रिटर्न 1,500 आ गए हमारे पास। माइनस करेंगे ये 1,500 तो हमारे पास नेट सेल्स आ गई 163,300। तो आप देखो, रेवेन्यू में हमारे पास कैश सेल्स भी थी और क्रेडिट सेल्स थी, दोनों को ऐड किया, रेवेन्यू आ गया। फिर सेल्स रिटर्न है इस सवाल में, सेल्स रिटर्न माइनस की, नेट सेल्स आ गई। नाउ वी ऑल नो के इसके बाद हमें सर लेस करना पड़ता है कॉस्ट
ऑफ सेल्स। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, गौर से देखिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 19,500। ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 19,500। फिर हम ऐड करेंगे परचेजेस। तो सर परचेजेस पीएलसीए में हमारे पास अवेलेबल है, ये रहे 111,700, 111,700, ये हमारे पास परचेजेस है। इसके बाद लेस परचेज रिटर्न। तो सर परचेज रिटर्न भी है हमारे पास, सवाल में परचेज रिटर्न की वैल्यू है हमारे पास, ये रहे परचेज रिटर्न 2,200, 2,200 परचेज रिटर्न है, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास, ये रही क्लोजिंग इन्वेंट्री 11,800, 11,800। चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी 19,500 प्लस 111,700 माइनस 2,200 माइनस 11,800, ये आ गई 117,200 माइनस 163,300। सर 46,100 का क्रॉस प्रॉफिट आ गया। नाउ टू इनकम्स, दो अदर इनकम है हमारे पास, ऐड अदर इनकम। तो सर दो अदर इनकम्स हैं, दो अदर इनकम्स हैं, एक है डिस्काउंट रिसीव्ड और दूसरा है कमीशन। तो डिस्काउंट कितना मिला है? सर डिस्काउंट रिसीव किया है 4,500, डिस्काउंट रिसीव किया है 4,500। और सर कमीशन इनकम अकाउंट बनाया था हमने, कमीशन इनकम, ये रही इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू 8,000, 8,000। दोनों इनकम मिलाकर हो गई 12,500। तो सर ये हो गई हमारे पास 58,600, 58,600 लेस करेंगे एक्सपेंसेस। नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। एक्सपेंसेस के लिए मैं रिसीट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइट पे जाऊंगा, एक्सपेंसेस के लिए मैं रिसीट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइट पे जाऊंगा। सबसे पहला है रेंट अकाउंट, सबसे पहला है रेंट। तो रेंट का तो हमने अकाउंट बनाया था बकायदा, ये रहा रेंट अकाउंट। 14,000 एक्सपेंस है रेंट का, 14,000, 14,000 रेंट, 14,000। रेंट के बाद है वेजेस, रेंट के बाद है वेजेस। तो वेजेस है 10,000, वेजेस है 10,000, ये लीजिए। और सर वेजेस के बाद देखो, रेंट हो गया, वेजेस हो गया। अच्छा मोटर व्हीकल तो एसेट है, जाहिर सी बात है इस पर तो हमें डेप्रिसिएशन होगी। तो इसका मतलब सर हमारी दो डेप्रिसिएशन भी आई थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, किस किस की? मोटर व्हीकल्स की और प्लांट एंड मशीनरी की, दोनों की डेप्रिसिएशन आई थी हमारे पास 10,000। और सबसे आखिरी में हमने डिस्काउंट भी तो दिया था, डिस्काउंट अलाउड, भैया हमने डिस्काउंट अलाउ किया था, ये रहे
3,900। तो डिस्काउंट अलाउड भी तो एक्सपेंस है हमारा। सर इसके अलावा पूरे सवाल में कोई और एक्सपेंस नहीं है, यही एक्सपेंसेस है हमारे पास। तो रेंट 14,000 और बाकी फिर ये 30,000 और 3,900। सर ये हो गया 47,900। एक्सपेंसेस टोटल हो गए 47,900। माइनस करेंगे 58,600। चेक कर लीजिएगा 10,700। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। मुझे बताएं क्या यहां तक क्लैरिटी है? क्या इनकम स्टेटमेंट समझ आ गई? यस प्लीज।